नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार वीडियो क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया। आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल वीडियो क्लासेज पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए इकोनॉमिक्स की क्लासें चल रही हैं। उसी के तहत हमने अपनी राष्ट्रीय आय उसी के तहत भैया हमने अपना राष्ट्रीय आय नामक चैप्टर क्या कर लिया भैया, कंप्लीट कर लिया था। राष्ट्रीय आय, उसी के तहत हमने अपना राष्ट्रीय आय नामक चैप्टर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसी के एमसीक्यू भी हमने देख लिए थे। उस चैप्टर से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन चीज़ों को हम पहले ही देख चुके थे। जो आज हमारा अगला चैप्टर होगा, यानी दूसरा चैप्टर होगा, आज हम पढ़ने वाले बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग की आज हम थ्योरी के रूप में देखेंगे और देखेंगे किस तरह के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने भैया चैप्टर पर। तो सबसे पहले भी ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर बोर्ड पर, लेकिन इससे भी पहले यदि मैं आपसे कुछ बातें करने लगूँ कुछ समय के लिए, मैं आपसे दो चार बातें करने लगूँ कि भैया सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो भारतीय बैंकिंग है या दुनिया में बैंकिंग है, बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब ये चीज़ें जो मैं तुम्हें यहाँ पर लिखित में दे रहा हूँ, वो सब चीज़ों का डाटा आपको कहीं ना किसी किताबों में मिल जाएगा। जो चीज़ें वहाँ पर दिखाएंगे ना बोर्ड पर, वो चीज़ें कहीं ना कहीं किताबों में लिखी हुई मिल जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा शायद ही वो कहीं देखने के लिए मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, यदि मैं आपसे बात करूँ भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आना चाहिए कि भैया बैंक की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो भैया आप हमें बताएं बैंक की जरूरत है वो क्यों पड़ी। अब देखो हुआ क्या था भाई, आपने इतिहास को 3 भागों में बांट लिया था। मतलब हिस्ट्री संबंधित कुछ इतिहास की चीजें होंगी, उन्हें हम देखेंगे। देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन जैसे ही हम आधुनिक इतिहास में एंट्री करते हैं, आधुनिक भारत में, कहा भैया आधुनिक भारत, कब तक कहा भैया, 1760 से लेकर 1760 से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारत है। अब इसी दौरान इसी के पीरियड में के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत पर हुआ। तो आप कहोगे भैया यार तुम तो पता नहीं अंग्रेजों के बात पता नहीं इकोनॉमिक्स में कहाँ से लिया, ये चीज़ों कोई नहीं बताता। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने का, यदि आपको रटन विद्या से बचना है तो पढ़ने का क्राइटेरिया यही होगा। तो क्या हुआ भैया, 1760 के बाद में जैसे ही भारत अंग्रेजों के अधीन पहुंचा, तो एक चीज़ निकल कर सामने आई। जो हमारे व्यापारी लोग होते थे, अंग्रेज जो हमारे व्यापारी होते थे, जिन्हें कहते थे महाजन। क्या कहते थे भैया, हमें महाजन कहा करते थे। अब वो महाजन लोग क्या करते थे, ग्रामीणों को ब्याज पर पैसे दिया करते थे। जैसे ठाकुर वगैरह दक्षिण भारत में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे तो एक जाति होती है ठाकुर। तो ठाकुर लोग पैसे दिया करते थे गरीब लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए। क्या करते थे भैया, ब्याज पर पैसा देते थे। अब जब ये लोग ब्याज पर पैसा देते थे तो उसके बदले में भैया ब्याज मिलता था। आप कहोगे भैया ठीक है, वो सब चीजें तो हो गई, इन लोगों को ब्याज के बदले पैसा मिला। तो क्या हुआ ऐसा कि बैंकिंग भारत में शुरू करनी पड़ी। मैंने कहा देखो कुछ चीजें ऐसी थी, ये व्यापारी जो लोग होते थे ना, एक तो ये महाजन और ये व्यापारी। एक तो भैया अपने महाजन है और दूसरी पार्टी थी व्यापारी। एक तो अपने महाजन हुए और दूसरी पार्टी हुई है व्यापारी। अब ये जो व्यापारी लोग थे, ये व्यापार करते थे देश के अनेक हिस्सों से। देखिए मेरी बातों को सुन लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये जो व्यापारी लोग थे ना, ये व्यापार करते थे देश के अनेक हिस्सों से। अब इन लोगों को ऐसा चाहे नहीं कि व्यापार ऐसी बिना पैसे के खरीद के ले आएंगे सामान को। मैं आपसे एक बात करने लगूँ कि आपको राजस्थान से कुछ सामान खरीद के लेकर आना, जैसे राजस्थान में फेमस है चना और सरसों, तो मैं आपसे कहूँगी राजस्थान से आपको सरसों खरीद कर लेकर आनी है। तो आप कहोगे भैया पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब आप यहाँ से वहाँ पर पैसा लेकर जाओगे, लेकिन आप कहोगे भैया हम तो नहीं लेके जाएंगे।
हम तो नहीं लेके जाएंगे, हम तो यहाँ से जाएंगे और एटीएम वगैरह से राजस्थान से निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है निकाल लेना, लेकिन आप मुझे बताओ क्या अब से 200-250 साल पहले एटीएम की सुविधा थी? नहीं। क्या अब से 250-300 साल पहले बैंक की सुविधा थी? नहीं थी। लेकिन इतनी सुविधा भी यातायात वगैरह की नहीं थी। क्या होता था, जब हमारे व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे ना, तो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो जाने के लिए बीच में डाकू लुटेरे उनका पैसा छीन लिया करते थे, उन व्यापारी लोगों का पैसा छीन लिया करते थे। अब इससे परेशान होकर इन व्यापारियों ने अंग्रेजों से कहा कि सरकार हमारे सामान में तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, हम यहाँ से व्यापार करते हैं और दूसरे राज्य से भी सामान खरीद कर लेकर आएंगे, बीच में हमसे जो होते हैं चोर लुटेरे छीन लेते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा ये बात है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने उनसे कहा कि भाई यदि हम आपके लिए सुविधा शुरू करें, व्यापारी ने कहा जी महाजन हम आपको टैक्स देते हैं, आप उस टैक्स के बदले कम से कम आप हमें सिक्योरिटी तो प्रदान करें कि हम व्यापार करेंगे, अच्छे से व्यापार होगा तभी तो हम आपको टैक्स दे पाएंगे। अंग्रेजों ने कहा भी बात तो इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा पैसा तो बीच में ही चोर लुटेरे छीन ले रहे हैं, तो क्या होगा, हम टैक्स नहीं दे पाएंगे। अब इतना होने के बाद में अंग्रेजों ने कहा कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, आपको 2 स्थान हम दे रहे हैं भाई, आपके पास में 2 स्थान है, देखना इस तरह से। पहला स्थान तो आपके पास में ए है, ए समझो मेरठ। मेरठ कहाँ पर है भैया? मेरठ है यूपी में। दूसरा स्थान है एमपी, एमपी का कोई जिला ले लो, जैसे भोपाल है कोई एग्जाम्पल के रूप में। अब आपको ए व्यापारी है यहाँ से जाता है भैया बी स्थान तक, सॉरी ए व्यापारी मेरठ से लेकर बी स्थान तक जाता है भोपाल तक। अब यहाँ से यहाँ जाएगा, बीच में चोरों ने उसका पैसा छीन लिया, चोर लुटेरे क्या कर रहे हैं, उसका पैसा छीन ले रहे हैं, तो क्या वो अंग्रेजी गवर्नमेंट को टैक्स दे पाएगा? वो नहीं देगा। वो कहेगा भैया जब आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो हम आपको टैक्स किस बात के लिए दें? अंग्रेजों ने कहा भाई इस चीज का प्रावधान हम आपके लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो देखो पूरे भारत के ऊपर हमारा शासन है, कहाँ पर भैया? पूरे भारत पर। बात करें हम पूरे ऑल इंडिया की, तो उस समय तक पूरे भारत पर किसका शासन हो चुका था? पूरे भारत पर शासन था ब्रिटिशर्स का। भारत पर शासन ब्रिटिशर्स का था। अब इन लोगों ने कहा कि हम आपको एक सुविधा प्रदान करेंगे। वो सुविधा क्या होगी कि आप हमारे पास में अपना पैसा देकर जाएं मेरठ में, आप हमारे पास में मेरठ में हमारे पास पैसा देकर जाएं और हम आपको एक निशानी देंगे। आप अपना पैसा मेरठ वाली ब्रांच में जमा करो, अंग्रेजों की, मतलब मेरठ की जो अंग्रेजों का हेडक्वार्टर है वहां पर पैसा जमा करो और हम आपको एक अंग्रेजी सिक्का देंगे, एक अंग्रेजी नोट दे देंगे और उस नोट का नंबर आप नोट कर लीजिए। जैसे उस नोट का नंबर था 1 2 3 4 ETC करके कुछ भी। आप इस नोट के नंबर को जाकर के इस भोपाल वाली ब्रांच में जाकर दिखा दीजिएगा। हम यहाँ से, क्योंकि वो होता क्या था पहले तार वगैरह वाले फोन थे, तार वाले फोन हुआ करते थे जिन्हें कहते टेलीग्राम बोलते, क्या बोलते थे? ग्रामोफोन, उनको बोलते थे ग्रामोफोन। कि हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर अपने ग्रामोफोन के माध्यम से कह देंगे कि भैया ए नाम का व्यापारी है और भोपाल में उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस व्यापारी ने मेरठ की ब्रांच में अपना पैसा जमा कर दिया। अब वो पैसा आप उसे भोपाल पहुंचने पर दे दीजिएगा। कोई नोट दे दिया एग्जाम्पल के रूप में, आप समझें कि उसको 10 का सिक्का दे दिया, उसको 10 का नोट दे दिया और उस नोट के ऊपर एक नंबर पड़ा हुआ होता है। वो नंबर पड़ा हुआ होता है जैसे 1 2 3 4 5 करके XYZ कुछ भी नंबर होगा, वो नंबर होता है उस पर। और इन अंग्रेज लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश यानी भोपाल जाकर के जहां से आपको सामान खरीदना है वहां पर जाइएगा और जाकर इस नोट को दिखा दीजिएगा। वो आपको जितनी रकम, माने कि यहाँ पर उसने 50 लाख रुपए जमा करे, 50 लाख रुपए जमा करे, तो वो इस 10 के नोट को यहाँ कर दिखाएगा तो यहाँ पर उसको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या होंगे? 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। और आप कहोगे भैया इससे क्या सुविधा हुई, इससे क्या सुविधा हुई? मैंने कहा इससे सुविधा तो कुछ नहीं हुई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में जो चोर लुटेरों का खतरा रास्ते में बना हुआ था, किनका? जो चोर लुटेरों का खतरा रास्ते में बना हुआ था, वो खतरा कम हो गया। किसका? चोरी का खतरा कम हुआ, चोरी लुटेरों का खतरा कम हुआ।
चोर लुटेरों का खतरा क्या हुआ भैया, कम हुआ, क्योंकि 10 का नोट लेके जाएगा। अब 10 के नोट को थोड़ी व्यापारी छीनेंगे, वो नहीं छीनेंगे। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हवाला कारोबार। क्या कहते हैं भैया, हवाला कारोबार कहते हैं। ये पहले वैध हुआ करता था देश के आजाद होने से पहले। देश आजाद होने से पहले ये हवाला कारोबार वैध हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये हवाला कारोबार अवैध है। यदि आप अब इस तरह की घटनाएं करेंगे तो आपके ऊपर कानून का शिकंजा कस जाएगा और आपको सजा भी हो जाएगी। तो क्या व्यवस्था थी भैया, ये हवाला कारोबार की व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने इसे शुरू करा था, व्यापारी की सुविधा के लिए शुरू करा। लेकिन यहीं से अंग्रेजों के मन में एक सवाल आया कि यार एक बात बताओ, हम भारत के लोगों से इतना पैसा कमाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पैसा कमाते हो अब अच्छी बात है, तो यार ये जो होते हैं ना महाजन लोग, ये तो इन भारतीयों का शोषण करते हैं बहुत ज्यादा। क्या करते हैं, ये शोषण करते हैं। ठीक है, शोषण करते हैं। तो उनके जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने कहा भाई इस शोषण को कम कैसे किया जा सके। तो जो अंग्रेजों के अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने, देखना ये जो अंग्रेज लोग होते हैं बहुत माइंडेड लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं इनका दुनिया के ऊपर राज करने का एक रीजन ये भी है, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा माइंडेड होते हैं, हर चीज को तर्क के आधार पर करेंगे। क्योंकि यदि आप इनको किसी चीज को करने के लिए कहेंगे ना, वो उसमें सोचेंगे कि ऐसा करने से उसका क्या फायदा होगा, इसमें क्या विश्वास तो नहीं है। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा करते हैं लोग। इन्होंने बताया अंग्रेज सरकार को कि सरकार बाहर के लोगों का शोषण कर रहे हैं। कौन लोग शोषण कर रहे हैं, ये महाजन लोग शोषण कर रहे हैं। महाजन कौन होते थे, देखो पैसा जिसके पास होगा वो महाजन होगा, पैसा जिसके पास होगा वही व्यापारी होगा। तो व्यापारी और महाजन लोग मिलकर के शोषण कर रहे हैं, किनका, गरीब लोगों का। तो भाई अंग्रेजों ने कहा कि क्या किया जाए। तो इन अंग्रेजी ब्रिटिशर्स जो हुकूमत थी, इस ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसी व्यवस्था शुरू करें। हम यदि एक ऐसी व्यवस्था को शुरू करें, क्या व्यवस्था वो होगी कि भाई हम यदि एक ऐसी व्यवस्था को शुरू करते हैं जिससे क्या हो, जिससे सभी लोग हमारे पास में पैसा जमा करें। मतलब हम इन व्यापारियों से कहेंगे कि भाई अब आप एक काम करो, आपको 10 का नोट लेकर जाने की सुविधा व्यवस्था नहीं है, आपको क्या करना, आपको अपना पैसा हमारे ब्रांच में जमा कर देना। हम आपको एक पासबुक जारी करेंगे कि आपके अकाउंट में इतना रुपए जमा है, और आप उसे दूसरी ब्रांच में जाकर के वहां से पैसा ले लीजिएगा। लेकिन इन व्यापारियों ने कहा कि जी हम अपना सारा पैसा तुम्हारे पास क्यों जमा करते हैं, हम अपना सारा रुपया तुम्हारे पास में क्यों जमा करते हैं। तो अंग्रेजों ने लालच दिया कि हम तुम्हें ब्याज देंगे। क्या देंगे भैया, ब्याज देंगे। इन व्यापारियों से पैसे लिए और क्या किया कि हम तुम्हें ब्याज दे देंगे। आप कहोगे भैया अंग्रेज पागल लोग थे क्या, अंग्रेज पागल थोड़ी ना थे। मैंने कहा भाई बहुत टैलेंटेड लोग थे। भैया तुम तो बता रहे हो कि बहुत होशियार लोग थे, लेकिन आप तो पागल वाली बात बता रहे हो कि इन व्यापारियों से, यदि किसी को बैंकिंग की थोड़ी भी नॉलेज है ना, तो देखना ये क्या है, कोई बैंक है ए बैंक है, यहाँ पर कौन है, महाजन व्यापारी। अब इन लोगों से इन्होंने पैसे जमा करे, जमा किए इसने 100 रुपए जमा किए। अब इन्होंने कह दिया कि भाई हम तुम्हें ब्याज देंगे, हम तुम्हें ब्याज देंगे। अंग्रेज लोगों ने कहा कि हम तुम्हें ब्याज देंगे। अब इन्होंने कहा भाई पैसा अपने आप थोड़ी ना बढ़ता रहेगा सुना क्या जमा होने के बाद में, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को जरूरत भी तो होगी। क्या होगा भैया, कुछ लोगों को जरूरत भी तो होगी। तो जरूरतमंदों को क्या दिया, ब्याज पर पैसा। अब देखना यहाँ से 100 रुपए ब्याज लिया, और कितने की इंटरेस्ट पर दिया इन्होंने, 5% की इंटरेस्ट पर दिया। लेकिन इन लोगों ने तो जमा किया, इन लोगों ने लिया लोन लिया कितने परसेंट की इंटरेस्ट पर, 10% की इंटरेस्ट पर। अब इस व्यवस्था में अंग्रेजों लोगों को कितना फायदा हुआ, इन लोगों से 5% की ब्याज पर धन जमा करा लिया, और क्या किया, 10% पर गरीब लोगों को बांट दिया ब्याज के रूप में। तो कितना फायदा हुआ यहाँ से फायदा कितना हुआ मेरे भाई, यहाँ से फायदा हुआ 5 रुपए का। पूरी व्यवस्था में से 5 रुपए का फायदा हुआ। तो बहुत अच्छी बात, अंग्रेज लोग तो बहुत चालू निकले लोग। तो मैंने कहा बिल्कुल। दूसरी, इन लोगों को यहाँ से सुविधा क्या हुई, इन लोगों को सुविधा हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे लेने में इन लोगों को सुविधा हो गई। दूसरी चीज दूसरी व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई। अब इतना कुछ होने के बाद में
इतना कुछ होने के बाद क्या हुआ, जब इतनी व्यवस्थाएं शुरू हो गई, अब नई चीजें निकल कर आई। बैंकिंग का इतिहास भारत में पढ़ने लगा कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन यदि थोड़ा डीप लेवल का एग्जाम होगा तो हमारे थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आएगा, यदि कांस्टेबल या एसआई वगैरह क्वेश्चन होगा तो थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आएगा। अब देखो ये व्यवस्था यदि आपको समझ में आई तो बैंकिंग की जरूरत, बैंकिंग का इतिहास, वो सब चीजें क्या होंगी आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसी के अंदर, यहाँ पर लिखिए भाई भारतीय बैंकिंग प्रणाली। भारतीय बैंकिंग प्रणाली कुछ इंपोर्टेंट चीजें लिखी हैं, जैसे भारतीय बैंकिंग प्रणाली कंपनी क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1949 के अनुसार जो हुई थी, बैंकिंग के साथ लेन देन वगैरह इन चीजों की बातें यहाँ पर हुई थी। लेकिन यदि हम बात करें 1770 की, कब की बात करें 1770 की, देखा 1707 में औरंगजेब का क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब का देहांत हुआ। कब हुआ था भैया 1707 में, यदि किसी ने हिस्ट्री को पढ़ा है तो जानता होगा 1707 में औरंगजेब का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद में अंग्रेजों का प्रभुत्व लगातार भारत में बढ़ता चला गया और 1770 तक आते आते इन लोगों ने भारत में अपनी बैंकिंग की स्थापना करी। क्योंकि इससे पहले जो 1770 वाली बात है, इससे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। 1756 में काय का युद्ध हुआ भैया, 1756 में युद्ध हुआ पिलासी का युद्ध हुआ। 1764 में युद्ध हुआ बक्सर का, यदि हिस्ट्री किसी को पता होगी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब इन दोनों युद्धों ने क्या करा, इस प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की जमीन मजबूत कर दी। लेकिन ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था ना, वो जो थे क्या नाम, तो बादशाह जो हुआ करते थे भारत के, भारत के बादशाह शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज और जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला, इनके मध्य युद्ध हुआ और इन तीनों को अंग्रेजों ने मिलकर हरा दिया। हराने के बाद में अंग्रेजों की एक संधि हुई। इसी के बाद में 1764 के बाद में एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। यदि किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है तो वो जानता होगा भैया, इलाहाबाद की संधि। इसी इलाहाबाद की संधि के माध्यम से भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था हुई थी। अब इस इलाहाबाद की संधि में बहुत से प्रावधान ऐसे थे जो अंग्रेजों ने क्या हुआ, इकोनॉमिक्स कंडीशन के रूप में मजबूत हुआ करते थे, उनको अपने अधीन ले लिया और इन लोगों ने सोचा कि भैया भारत में हम शासक तो भारतीय ही रखेंगे और लेकिन शासन स्वयं करेंगे। शासक तो भारतीय होगा लेकिन पीछे से शासन स्वयं करेंगे। देखना जैसे नेता लोग होते हैं ना, ये मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम, कोई भी हो, शासन कौन करते हैं, शासन करते हैं आईएएस अफसर। कौन करते हैं भैया, शासन करते हैं आईएएस अफसर। ये नेताओं को बताते हैं कैसे महंगाई कम होगी, कैसे महंगाई बढ़ेगी। तो वही रीजन था यहाँ पर 1756, 1764 और 1770 में अपनी बैंक लेकर आ गए। 1770 में कितने जल्दी हुआ कि अपनी बैंक लेकर आ गए, कौन सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की इन्होंने भारत में स्थापना करी 1770 में। इन दोनों युद्धों के बाद में अंग्रेजों की व्यवस्था मजबूत हुई। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई, भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। हजारों बार के क्वेश्चन पूछा गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान से। दूसरा था अवध कमर्शियल बैंक। देखिए ये इतना इंपोर्टेंट बैंक नहीं है, अवध कमर्शियल इतना इंपोर्टेंट नहीं है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो क्या होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई, पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दूसरा जाएगा पूरी तरह भारतीय की पूंजी से जो बैंक था, कौन सा बैंक था, तो था पंजाब नेशनल बैंक। पूरी तरह भारतीय की पूंजी पर आधारित बैंक था। ये दो बैंक यहाँ से आप इंपोर्टेंट चीजें इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आता भैया एसबीआई। देखिए इंपोर्टेंट हालांकि हजारों बैंक हैं, प्राइवेट कई तरह के बैंक हैं, हमें उन सबको नहीं देखना, हमें केवल क्योंकि हमें बैंक के रूप में ज्ञाता नहीं बनना, हमें क्या करना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट चीजें उनको देखना। दूसरा था एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भैया, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा, एसबीआई। अंग्रेजों द्वारा अलग अलग प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया गया 1806 में। अब देखना, आप कहोगे भैया आप तो एसबीआई पढ़ा रहे, लेकिन आप कह रहे हो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1806 में। एसबीआई पढ़ाते एसबीआई पढ़ा रहे हो तुम, तो आप बैंक ऑफ बंगाल में पहुंच रहे हो। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में।
1843 में बैंक ऑफ मद्रास, मतलब चल क्या रहा है, बैंक ऑफ क्या पढ़ा रहे हो, एसबीआई बैंक पढ़ा रहे हो, अलग अलग तरह के इनके बीच में अलग अलग बैंक लेकर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन तीनों बैंकों को मिला करके, इन्हीं तीनों बैंकों को संयुक्त रूप से मिला करके 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंक को जब स्थापना हो गई तो इसके बाद में क्या हुआ, 1921 में जब क्या आया था, 1919 का एक्ट आया था ना, उसी के तुरंत 2 साल बाद क्या हुआ, इन तीनों बैंकों को मिला करके क्या हुआ भैया, एसबीआई, इन तीनों बैंकों को मिला करके क्या किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर के 1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। क्यों कर दी गई, और भी बैंक थे उन्हें क्यों नहीं मिलाया, सबसे पहला रीजन भैया ये बताओ, और भी तो कई सारे बैंक थे, उन बैंकों को क्यों इस इंपीरियल बैंक में नहीं मिलाया गया। लेकिन उसके सबसे बड़ा कारण क्या था, आपको ये बताएं, अंग्रेजों का भारत के किन हिस्सों पर शासन था, अंग्रेजों का शासन था भारत के बंगाल राज्य पर, किस पर, बंगाल वाले राज्य पर पूरी तरह प्रभुत्व था। दूसरा बंबई का भैया, जो आपका बंबई वाला राज्य है उस बंबई पर शासन था, और मद्रास, उस मद्रास पर शासन था। तो आप मुझे बताएं, आप किसी भी चीज को डिसीजन लेने के लिए उन्हीं चीजों को तो एक इकट्ठा कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं जिन पर आपका पूरा प्रभुत्व है। आप देखो, आप किसी व्यक्ति को कुछ कहें या कुछ समझाने की बात कहेंगे तो आप ऐसे ही व्यक्ति को तो कहेंगे जो आपकी बातें मान ले, आपकी बातें मान लेगा, आपकी बातें समझ लेगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं कहेंगे जो आपकी बातें नहीं सुने, आपकी बातें सुनेगा कौन, जो आपका अपना होगा। तो इसी तरह से इनका अपना राज्य कौन सा था, इनका अपना राज्य था बंगाल, इनका अपना राज्य था बॉम्बे, इनका अपना राज्य था मद्रास। इसी कारण इन्हीं तीन बैंकों को, देखना, इसी कारण इन्हीं तीन बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया घोषित किया गया। इन्हीं तीन बैंकों को घोषित किया गया। पंजाब नेशनल बैंक पंजाब वाले क्षेत्र में अधिकांश था, तो इसका मतलब इसलिए ज्यादा नहीं हो पाया। इन्हीं तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रटने वाली कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें हिस्ट्री से निकल कर आएंगी, कुछ पॉलिटी से निकल कर आएंगी। तीनों ही बैंक है, तीनों ही क्यों है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, और भैया कौन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो तीन चीजें क्लियर हुई यहाँ तक। अब आती है 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक, आंशिक का मतलब होता कुछ, आंशिक का मतलब क्या होता है, कुछ छोटा हिस्सा, कुछ राष्ट्रीयकरण। कुछ का मतलब ऐसे कि भाई अब यदि इस बैंक में यदि अब 100 रुपए की लागत है किसी बैंक की, तो उसका हो सकता है 40% हिस्सा सरकारी हो सकता है उस बैंक का 50% हिस्सा सरकारी हो। तो इस आंशिक का मतलब यहाँ पर ये है, पूरी तरह से ये सरकारी घोषित नहीं किया गया 1955 में, केवल आएगा राष्ट्रीयकरण हुआ, वो भी कुछ छोटी मात्रा में। दूसरी चीज आती है, नया नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1959 में रियासत के बैंकों को सहायक बैंक घोषित किया गया 1959 में। तो इस टेबल से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे, इन्हें याद करने की मैंने ट्रिक बता दी। 1770 में कौन सा बैंक बना था, 1770 में कौन सा बैंक बना, अवध कमर्शियल बैंक कब बना, और पंजाब नेशनल बैंक कब बना, पूरी तरह से बैंक को भारतीय पूंजी पर आधारित बैंक कौन सा था। तो इन सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो भैया कौन कौन से बैंक थे जो क्या हुआ था, जो सहयोगी बैंक थे, किसके, एसबीआई के सहयोगी, एसबीआई के सहयोगी बैंक, एसबीआई के सहयोगी बैंक कौन से थे। जैसे देखो, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, क्योंकि क्या थी, ये रियासतें थी। इन सभी के नाम से क्या थे भैया, ये रियासत हुआ करते थे। अब जैसे कोई राष्ट्र अपना एक बैंक खोल ले, उसी तरह से रियासतों ने मिलकर के अपने अपने बैंक खोले हुए थे। क्या हुए थे, अपने अपने बैंक खोले हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और 1961 में स्टेट बैंक बीकानेर वगैरह इन चीजों को मिलाकर क्या बना दिया गया, एसबीजे का गठन कर दिया गया। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब एक बात यदि इस टेबल में कुछ याद करने वाली है तो ये है कि भैया कब 2017 में एसबीआई के सभी सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया गया। किस चीज में, एसबीआई में। मतलब 2017 में एसबीआई के जितने भी सहयोगी बैंक थे सबका विलय एसबीआई में कर दिया गया, और अब एसबीआई का कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है। और इसी एसबीआई ने एक तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया है। इसी एसबीआई को एशिया, जो दक्षिण एशिया, वहां का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। सर्वाधिक बैंक, देखना ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। सर्वाधिक बैंक की शाखाएं
यदि किसी की है भारत के अंदर तो एसबीआई है, एसबीआई की पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक शाखाएं हैं। दूसरा, विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किसी बैंक की है, वो एसबीआई की है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो भाई, ये चीजें तो क्या थी, ये तो कुछ चीजें ऐसी थी जो इनमें इतनी समझाने वाली बातें नहीं थी। अब मुझे आप क्या करो भैया, आप हमें क्या बताओ, अब बताओ आप हमें बैंक के कार्य, बैंक करता क्या है, बैंक करता क्या है, मतलब बैंक किस तरह से बाजार को नियंत्रण करता है, बैंक का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखना, यदि हम कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, बेशक हम बैंक से लेन देन करते हो या ना करते हो, बेशक हमारा बैंक में अकाउंट हो या ना हो, बेशक हम आज तक बैंक में गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन ये बैंक डिसाइड करता है कि हमें कौन सी वस्तु कितनी महंगी मिलेगी। ये बैंक डिसाइड करता है कि किस वस्तु के दाम क्या होंगे। अधिकांश मात्रा में ये बैंक डिसाइड करता है कि महंगाई कितनी होगी। ये बैंक डिसाइड करता है कि कब कितनी महंगाई को कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि जो हमारा आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करता क्या है, वो इन्हीं बातों को करता है, इन्हीं बातों को करता है। अब देखेंगे भैया, बैंकिंग से संबंधित हेडिंग डाल लेंगे भैया, बैंकिंग क्रियाकलाप। बैंक किस तरह से बाजार को प्रभावित करता है, इस तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा, बैंकिंग क्रियाकलाप या बाजार को किस तरह से बैंक प्रभावित करता है। अब आपने नाम सुना होगा भैया कि मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या पढ़ाया था, मैं यहीं पर आपसे बात करूं, मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति या फिर महंगाई। मुद्रास्फीति का दूसरा नाम क्या है, महंगाई, मुद्रा संकुचन, मंदी, महंगाई मंदी दोनों चीजें पढ़ाई थी। मुद्रा संकुचन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, तो उन चीजों का अब जरूरत पड़ेगा। जब मैंने तुम्हें बताया था भैया मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत बताया, दूसरा बताया था भैया आपूर्ति का सिद्धांत, तो उन सब चीजों को वहां पढ़ाने का एकमात्र रीजन यही था कि बैंकिंग में चीजें पूछी जाती हैं। अब देखो बैंक हमें किस तरह से प्रभावित करता है, बैंकिंग संबंधित कुछ क्रियाकलाप होंगे जो क्या करेंगे, बैंकिंग बाजार को किस तरह से प्रभावित करता है। अब लिखेंगे बैंकिंग में इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे बात करूं, हम यहाँ पर बात करेंगे भैया किस चीज की। अब क्या होता है, ये बैंक है, ये कोई बैंक है। अब इस बैंक में कुल रुपए जमा है, इस बैंक में कुल जमा कितने रुपए हैं, हम बात करेंगे 100 रुपए के अनुपात में। इस बैंक में कुल 100 रुपए जमा है। अब इन 100 रुपए में से करता क्या है भैया, ये है अपना कोई प्राइवेट बैंक, क्या है ये निजी बैंक है। जैसे मान लो एसबीआई, एसबीआई, पीएनबी मान सकते हैं आप इन्हें, पीएन। अब यहाँ भी है दूसरा आरबीआई, क्या है ये आरबीआई है। अब आरबीआई करता महंगाई को नियंत्रित करता है, सरकार का बैंक है। आरबीआई कैसा बैंक है भैया, ये सरकार का बैंक है। कौन सा, आरबीआई। अब सरकार के बैंक होने के नाते ये क्या करेगा, ये इन बैंकों को कवर करेगा, इन बैंकों को क्या करेगा, इन बैंकों को कवर करेगा। अब देखो कवर करेगा कैसे, ये इन बैंकों से कहेगा कि भैया आपके पास में 100 रुपए जमा है, आपके पास में 100 रुपए जमा है, तो आप एक काम करो, जब आपके पास में 100 रुपए जमा हो जाएंगे तो क्या होगा भैया, आप इनमें से 18 या 20 रुपए, इनमें से 18 20 रुपए मेरे पास जमा कर दो। प्राइवेट बैंक कहेंगे हम पागल थोड़ी आपके पास में पैसे जमा करेंगे। तो एक आरबीआई कहेगा कि भैया पागल नहीं है आप पागल नहीं हैं, लेकिन यदि आपके पास में 100 रुपए हैं, आपके पास में 100 रुपए हैं, आप देखो ये एसबीआई बैंक है, इसके पास में जमा करने वाले ने कितने रुपए जमा करे, जमा करने वाले ए व्यक्ति ने कितने रुपए जमा करे, 100 रुपए जमा करे। यदि यहीं पर कोई बी व्यक्ति है, यहीं पर कौन सा व्यक्ति है भैया, कोई बी व्यक्ति है, वो लोन लेता,
वो लोन लेता है। तो आप मुझे बताएंगे यदि इसने 100 के 100 रुपए यदि लोन दे दिए, 100 रुपए लोन के रूप में दे दिए, मतलब 5% की दर पर इसने जमा करे बैंक में और 10% की दर पर इसे वापस कर दिए ब्याज के लालच में इसको वापस कर दिए। और ये जो व्यक्ति ए है ना, ये व्यक्ति ए है, ये कुछ टाइम बाद अपना पैसा वापस मांगने के लिए आ जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या करेगा, ये ए व्यक्ति अपना पैसा वापस मांगने के लिए आ गया, तो इस बैंक ने, एसबीआई ने सारा पैसा तो अपना लोन के रूप में बांट दिया। सारा पैसा तो क्या किया इसने, अपना लोन के रूप में बांट दिया। तो क्या ये इसे पैसे वापस कर पाएगा? भैया बात तो सोचने वाली है। मतलब यदि इसने सारा पैसा जो जमा था वो सभी का सभी पैसे जिसने यहाँ पर बांट दिया, तो क्या ये जमा कर पाएगा? तो क्या इसे वापस पैसे कर पाएगा? ये इसे वापस पैसे नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया इसने तो सारा पैसा इनको दे दिया, सारा पैसा तो इसने बी व्यक्ति को लोन पर दे दिया। तो इसी व्यवस्था से बचने के लिए आरबीआई क्या करता, इसका 18% मतलब 18 रुपए 18% क्या करता, जमा कर लेगा। कौन करेगा भैया? आरबीआई। इस व्यवस्था क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसएलआर। अभी एसएलआर क्या होगा, इस पर सरकार ब्याज नहीं देती, इस पर क्या करती है, इस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज नहीं देता। इन्हें जमा करना होता है किस रूप में भैया? बैंकिंग किस रूप में जमा करना होता है इनको जमा करना होता है भैया पूंजी के रूप में, या फिर सोना चांदी किसी रूप में जमा कर सकते हैं, या फिर प्रतिभूतियां, उन रूप में क्या करते हैं, जमा करते हैं, कहते हैं बॉन्ड्स। अब देखो यहीं पर एसएलआर क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। एसएलआर क्या है यहाँ पर? बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं को एक निर्धारित या सुरक्षित प्रतिभूति के रूप में रिजर्व बैंक में जमा करना होता है, नगद रूप में, ट्रेजरी बिल या फिर एसडीआर 18%। शुद्ध मांग अवधि एनडीटीएल ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई राशि का उत्तरदायित्व कहलाती है। एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल होता है जब 14 दिन के अंदर बैंकों में जमा कराया गया, उसकी गिनती करने के बाद में कि कितना पैसा हमारे पास में जमा हो और कितना अपने लोन के रूप में बांट दिया, वो सब चीजें क्या होंगी, वो एनडीटीएल कहलाता है। दूसरा आएगा चालू खाते बचत खाते में ग्राहक द्वारा जमाई गई राशि का मांग दायित्व कहलाती है, क्योंकि धनराशि ग्राहकों के मांगने पर, देखना ग्राहकों के मांगने पर ये राशि लौटानी पड़ रही है जो जमा करी है। अब लेकिन प्राइवेट बैंकों ने तो अपना सारा पैसा बांट दिया और जिसने जमा करा था वो अपना पैसा मांगने आ गया। माने बात, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति मैं हूँ, एक व्यक्ति दूसरा है। किसी दूसरे व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपए जमा करे और चला गया ब्याज के रूप में, लेकिन क्या उसने ये कह के थोड़ी गया वो कि भैया हम तुमसे 1 महीने बाद लेने आएंगे, 2 महीने बाद वापस लेने आएंगे। उसने कहा जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। दूसरा व्यक्ति मैं हूँ, मैंने बैंक से लोन ले लिया, क्या मैंने बैंक से ये कह के लोन लिया कि मैं 10 दिन में करूंगा? कुछ हालांकि उसकी लिमिट होती है। बैंक ने मुझे लोन दे दिया ब्याज के लालच में। अब जो व्यक्ति पहले वाला था वो व्यक्ति बैंक से अपना पैसा मांगने आ गया, तो बैंक के सामने तो मुसीबत खड़ी हो गई। अब ऐसे में बैंक कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा रिजर्व बैंक के पास में कि महोदय हमने आपको पैसा दिया हुआ है एसएलआर, हमने आपको पैसा जमा करा है सीआरआर, तो आप हमें थोड़ी रियायत कर दें, आप हमें क्या करें, थोड़ी सी रियायत कर दें और हमें आप लोन दे दें। क्या करें? आप हमें लोन दे दें। तो क्या होगा भैया, हम जो हमसे पैसा मांगना है हम उसका पैसा लौटा देंगे और हम इस संकट से बच जाएंगे। तो इसी व्यवस्था क्या कहते हैं भैया, एसएलआर कहते हैं। मांगने पर लौटानी पड़ती है। स्थायी जमा एफडी, आवर्ती जमा आरडी में जमा की गई बैंकों की अवधि उत्तरदायित्व कहलाते हैं। वो चीजें बाद की है ना, बाद में लिखेंगे। अब आती है एसएलआर, हेडिंग डाल लेंगे एसएलआर। एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात लिखेंगे भैया। इसमें वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर में लिखेंगे यदि किसी बैंक के पास में, यदि किसी कमर्शियल बैंक, इस तरह से लिख लें कमर्शियल बैंक, ना बिजनेस बैंक होते हैं, एक से जमा कर लिया पैसा दूसरे को लौटा दिया, ब्याज वगैरह से पैसा कमा लिया। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी और कौन सा भैया आदि के पास
जो भी पूंजी जमा होती है, जो भी क्या हुई भैया, पूंजी जमा होती है, जो भी पूंजी जमा होती है उसका 18%। देखना अब तो चीजें बदलती रहती हैं हर साल। ये कई बार क्या हुआ 18 साल हुआ, कई बार 20% कर दिया, सरकार के मन में आया तो उसे 16% घटा कर दिया। तो जब मैंने पढ़ा तब 18% था, तब फरवरी में क्या था भैया, 18% हुआ करता था। यदि बैंक के पास में देखो, यदि एसबीआई बैंक के पास में 1 महीने के अंदर 100 रुपए जमा हुए, एसबीआई बैंक में 1 महीने के अंदर 100 रुपए जमा हुए, तो उसे अपने 18 रुपए आरबीआई में जमा करने होंगे। कहाँ करने होंगे भैया, उसका 18% आरबीआई को जमा करना होगा। अब वो 18% किसी तरह से हो सकता है, हो सके नगद कर दो, यदि नगद है तो नगद कर दो। यह राशि नगद या सोना, गोल्ड या फिर प्रतिभूति के रूप में जमा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, देखो जो चीजें मैंने तुम्हें ऊपर समझाई वो चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखकर बता दी। इन सब चीजों को करने का फायदा ये हुआ कैसे कि यदि आपके बैंक के पास में कुछ 100 रुपए जमा करने आया, बैंक ने वो 100 के 100 ब्याज पे चला दिए। अब जमा करने वाला व्यक्ति पुनः वापिस आके मांगने लगे, पुनः वापिस आके मांगने लगेगा तो क्या होगा भैया, तो फिर चीजें क्या होंगी, फिर भैया बैंक के पास में क्या होगा, पैसा नहीं होगा। बैंक क्या करेगा, आरबीआई से पैसा मांग लेगा अपना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो क्या होता है, ये महंगाई को नियंत्रित करने का एकमात्र साधन है। लिखेंगे यहीं पर आरबीआई एसएलआर के उपयोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं जो किताबों से समझ में नहीं आएंगी जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे। एसएलआर के उपयोग क्या होंगे, जब महंगाई बढ़ जाएगी, जैसे देखो बाजार में महंगाई बढ़ी हुई है, बाजार में महंगाई बढ़ी हुई है, जैसे वर्तमान में स्थिति चल रही है, बाजार में महंगाई बढ़ी हुई है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उसकी दर कम कर देगा। महंगाई अधिक होने पर, देखना अधिक होने पर, जब महंगाई अधिक होगी तो महंगाई के अधिक होने पर क्या होगा भैया, महंगाई अधिक होने पर आरबीआई एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात की जो दर होती है उसे बढ़ा देता है। वैधानिक तरलता अनुपात की दर बढ़ा देता है। यदि आपने पीसीएस वगैरह का क्वेश्चन एग्जाम दिया होगा तो वहां से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया एसएलआर की दर बढ़ाने पर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या एसएलआर की दर बढ़ाने पर आम आदमी की जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि क्या हुआ, अब देखना यहाँ से ये सीधा मैथ की तरह ही चलेगा। अब क्या होता है, इतना होने के बाद में एसएलआर की दर बढ़ी, भाई क्या हो जाएगा, एसएलआर की दर बढ़ जाएगी। जैसे ही इसकी दर बढ़ी, इसका मतलब होता है दर का हाई होना। अब इसकी दर बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद में क्या होगा, दर बढ़ गई, दर बढ़ने के सब बाद में क्या होगा, जो अपने होते हैं कमर्शियल बैंक, क्या होते हैं, जो अपने कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास में ब्याज देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। बैंक के पास भाई एसएलआर की दर बढ़ी तो आरबीआई में अधिक पैसा जमा करना होगा, आरबीआई में अधिक पैसा, आरबीआई में क्या होगा भैया, इन बैंकों को अधिक पैसा जमा करना पड़ेगा। पैसा जमा अधिक करना पड़ा तो इन प्राइवेट बैंकों के पास में या कमर्शियल बैंकों के पास में पैसा हुआ, कमर्शियल बैंक के पास में पैसा कैसा हुआ, कम हो जाएगा। इनके पास में पैसा कैसा हो जाएगा भैया,
कम हो जाएगा। अब एक बार बताओ, आपके पास में खुद ही पैसा कम है तो आप किसी को ब्याज पर रुपए दोगे? यदि आपके पास में अपने खर्चे लायक ही पैसे हैं तो आप क्या किसी को ब्याज पर पैसे दोगे? आप ब्याज पर पैसे नहीं दोगे। ब्याज पर पैसे नहीं दोगे तो फिर क्या होगा भैया? इन बैंकों के पास में पैसा कम हो जाएगा तो ये बैंक क्या करेंगे? ये बैंक करेंगे ब्याज की दर, लोन की दर कैसी कर देंगे? लोन की दर हाई कर देंगे। अब देखना, लोन की दर हाई हुई, लोन की दर हाई हुई, इतना होने के बाद सेंसेस इक्वेशन चलेगा। जब लोन की दर हाई हो जाएगी तो लोग क्या लेंगे? लोग क्या लेंगे? लोग लोन कम लेंगे। लोग लोन कम लेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो बाजार में पैसा होगा, तो बाजार में पैसा क्या होगा? बाजार में पैसा कम हो जाएगा। बाजार में तरलता कम। जब बाजार में तरलता कम होगी तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी भैया? कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति क्या होगी भैया? कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति या महंगाई कम हो जाएगी। कई बार पता क्या होता है, लोग इंतजार करते रहना है, क्या एक बात बताओ, महंगाई इतनी बढ़ गई, अब हमें तो लोन वगैरह की जरूरत पड़ रही है, अब लोन की दर महंगी होंगी, सस्ती होंगी, लोग इंतजार करते रहते हैं। तो वहां से पता, यदि आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा तो आप पहले ही पहचान लोगे कि भैया अब दर बढ़ने वाली है या अब लोन की दर कम होने वाली है। क्या होने वाली है? लोन की दर कम होने वाली है। तो महंगाई को नियंत्रित करने का रीजन हुआ ये एसएलआर। दूसरा होता है जब बाजार में क्या हुई, एक बार तो मुद्रास्फीति की स्थिति थी, महंगाई बढ़ रही थी। दूसरा रीजन क्या होता? अब आती है मुद्रा अविस्फीति। मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकुचन, मतलब बाजार में मंदी छाई हुई है। तो अब बैंक क्या करेगा? अब बैंक क्या करेगा? दूसरा, आरबीआई की दर बढ़ा देगा भैया। आरबीआई की दर यहाँ पर बढ़ाएगी। दूसरी आ जाएगी एसएलआर की दर। एक स्थिति तो ये हो गई, दूसरी स्थिति क्या होती है? एसएलआर की दर। अब की बार कैसे हुई भैया? एसएलआर की दर कम हुई। जब एसएलआर की दर कम हो जाएगी तो आरबीआई में कैसा पैसा होगा? आरबीआई में कम पैसा, आरबीआई में कम पैसा जमा होगा। जब आरबीआई में कम पैसा जमा होगा तो बैंकों के पास अधिक पैसा होगा भैया, बैंकों एसबीआई वगैरह के पास। एसबीआई एक एग्जांपल है यहाँ पर, एसबीआई एसबीआई के यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या होगा भैया? कम पैसा। पैसा कैसा होगा भैया? अधिक। अधिक इनके पास में पैसा होगा। अब जब इनके पास में अधिक पैसा होगा तो लोन की दर कैसी हो जाएगी? देखना, लोन की दर सस्ती। जब लोन की दर सस्ती हो जाएंगी तो क्या होंगे भैया? अधिक लोन लेंगे। अधिक लोग क्या लेंगे? लोन लेंगे। अब अधिक लोग लोन लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? अधिक लोग लोन लेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी भैया? बाजार में पैसा अधिक होगा। बाजार में पैसा सही मात्रा में पहुंच जाएगा। जब बाजार में पैसा अधिक मात्रा में पहुंच जाएगा तो मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति यानी मंदी, मुद्रा अविस्फीति क्या हो जाएगी भैया? मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। मुद्रास्फीति क्या होगी भैया? कंट्रोल हो जाएगी। तो हमने क्या करे? एसएलआर के प्रयोग देखे। एसएलआर के क्या देखे? प्रयोग देख लिए कि बैंक ने किस तरह से काम करता भैया, आरबीआई किस तरह से काम करता, क्यों एसएलआर का यूज होता। तो इन चीजों को हमने देख लिया। अब इससे बाद में आती है भैया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इससे बाद में आएगा भैया सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व आता है इसके बाद में सीआरआर। 43 मिनट। इससे बाद में आता है भैया सीआरआर। अब देखना है क्वेश्चन किस तरह से निकल कर आएगा। इस एसएलआर वगैरह से क्वेश्चन
किस तरह से निकल कर आएगा। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यदि मैं आपसे बात करूंगा इस तरह से, क्वेश्चन कैसे निकल कर आएगा, बाजार में देखो भाई क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से निकल कर आते हैं। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई दिए गए विकल्प में से किसका चयन करेगा। अब देखना, आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए दिए गए विकल्प में से किसका चयन करेगा। पहला ऑप्शन यहाँ से निकल कर आएगा भैया, कौन सा, पहला ऑप्शन कौन सा निकल कर आएगा, SLR दर में कमी। दूसरा ऑप्शन यहाँ से निकल कर आएगा भैया SLR की दर बढ़ा दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन आएगा भैया तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, तीसरा ऑप्शन इस तरह से आ सकता है भैया, प्राइवेट कमर्शियल बैंक को लोन दर सस्ती कर देगा, मतलब कमर्शियल बैंकों को लोन दर सस्ती कर देगा। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखना मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो ऑप्शन दिया है, आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई दिए गए विकल्पों में से किसका चयन करेगा। SLR की दर में कमी करेगा क्या आरबीआई, SLR की दर में कमी कर देगा तो बैंक को, जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे SBI PNB, इनको बैंक में पैसा कम जमा करना पड़ेगा और खुद के पास में पैसा ज्यादा होगा। इनके खुद के पास में पैसा ज्यादा होगा तो गरीब जनता को या जनता को पैसा अधिक बांटेंगे। जब जनता को पैसा अधिक बांटेंगे तो लोगों के पास में पैसा अधिक होगा। जब लोगों के पास में पैसा अधिक होगा तो मुद्रास्फीति यानी तरलता बढ़ जाएगी और बाजार में महंगाई कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। देखो मुद्रास्फीति बढ़ी है तो आप इसे जरूर करेंगे, क्योंकि बैंकिंग जो होती है ना, बैंकिंग वो स्टेप बाय स्टेप, या ज्योग्राफी सॉरी जो इकोनॉमिक्स होती है वो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़नी होती है। ऐसे नहीं कि आपने तुरंत मुंह उठाकर चलाए कि भाई हम तो बैंकिंग पढ़ रहे हैं और बैंकिंग क्लियर कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ता है, तब जाकर ये चीजें समझ में आती हैं। तीसरा ऑप्शन आता है भैया, कमर्शियल बैंकों को लोन दर सस्ती कर देंगे। अब देखो भैया, इन बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा। अब इन बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा तो ये जो कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई वगैरह, कौन से एसबीआई पीएनबी वगैरह है, ये ऐसे आरबीआई से लोन ले लेंगे बहुत सारा और गरीब जनता में बांट देंगे। इसका मतलब गरीब लोगों के पास में या जनता के पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा। जब आपके पास में पैसा अधिक हो जाएगा तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आता है भैया, इनमें से कोई नहीं, या बी, एसएलआर की दर बढ़ा दी जाएंगी। एसएलआर की दर क्या होंगी भैया, बढ़ा दी जाएंगी। दूसरा ऑप्शन आता है, जब एसएलआर की दर बढ़ जाएंगी। अब देखो एसएलआर होता क्या है, यदि बैंक के पास में 100 रुपए जमा हुए तो इसका एक निश्चित अनुपात आरबीआई में जमा करना होता है। अब किसी बैंक यानी एसबीआई वगैरह मान लो, इस एसबीआई में 100 रुपए जमा हुए और पहले से 20 रुपए आरबीआई में जमा करने पड़ रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, आरबीआई ने उसकी दर बढ़ा दी कि भाई अब तुम्हें 20 रुपए नहीं, अब तुम्हें 30 रुपए जमा करने हैं मेरे पास। तो एसबीआई क्या कहेगा, जी मेरे पास तो 70 ही रह गए, अब मैं 70 रुपए में किस किस को ब्याज पर पैसे दूं, किसको लोन दूं। तो आरबीआई कहेगा यही तो मुझे करना है। आपके पास में पैसा कम होगा तो आप गरीब जनता को पैसा कम बांटोगे, उन लोगों को पैसा कम मिलेगा तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, लोन
कैसे करोगे आप, महंगे कर दोगे, चीजें बढ़ गई भैया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा सवाल से। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। जो हमारी अगली होने वाली क्लास है, उस अगली होने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे CRR के बारे में पढ़ेंगे, बैंक दर के बारे में पढ़ेंगे, और रिवर्स रेपो रेट, ये तो होता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR होता है, एक होता है रेपो रेट दर, एक होता है रिवर्स रेपो रेट दर। तो कई प्रकार की चीजें होती हैं इसमें जो क्या होती हैं, सीधे सीधे बैंकिंग से जुड़ी हुई होती हैं। अगली क्लास में उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो देखी तो आप बताएं क्लास आपको कैसी लगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।